डू नॉट डिस्टर्ब, इट्स एग्जाम टाइम। अगर आपका भी यही माइंडसेट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स टॉप मोस्ट वायरल क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म आपने चुना है अपने एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वन डे एग्जाम्स हो या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर क्लास की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ हम टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एंड इकोनॉमिक्स का वेटेज हर एग्जाम में है, देखा जाता है, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आरआरबी की। ठीक है, तो फटाफट से सभी ज्वाइन कर लीजिए क्लास को, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स मैराथन हमारे पहले प्रश्न के साथ, जो कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? ये आपका पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? 4 विकल्प है। हम विकल्पों पर ध्यान ना देते हुए डायरेक्टली क्या करेंगे, आंसर्स को सेलेक्ट करेंगे, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को हम कवर कर सके। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। पूर्व में इसे क्या कहा जाता था? सीएसओ के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? नेशनल स्टैटिस्टिक कार्यालय ऑफिस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय आय की गणना करना, क्या यानी कि गणना मीन्स कैलकुलेशन का कार्य किसके पास है? तो एनएसओ और सीएसओ के पास है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में क्या पूछ रहा है? भारत में मुद्रा दैट मीन्स करेंसी जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है आप सभी जानते हैं, ये हमारे इकलौते बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है, सिवाय 1 रुपए के नोट के। क्या 1 रुपए के नोट को अगर हम छोड़ दें तो आरबीआई के द्वारा सारे नोट्स जो है, रुपए जो है, मुद्रा जो है, वो जारी किए जाते हैं। 1 रुपए का जो नोट है वो जारी करने का काम कौन करती है? तो ये गवर्नमेंट करती है, ध्यान में आपको रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन तैयार करता है? तो पूछा जा रहा है भारत में मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मौद्रिक नीति के कार्य भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके लिए कमिटी भी बनाई गई है, एमपीसी। ठीक है, ध्यान में रखना है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के नाम से इस कमिटी को जाना जाता है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में वस्तु एवं सेवा कर दैट मीन्स जीएसटी, जिससे आप सभी परेशान हैं, हालांकि सरकार ने अभी थोड़ा राहत दिया है। पूछा जा रहा है किस वर्ष लागू किया गया है? तो किस वर्ष लागू किया गया था? जुलाई 2017। मैं आपको डेट भी बता देती हूँ, 1 जुलाई से लागू हुआ था 2017 में। ठीक है, ये किस तरीके की कर है, किस तरीके का कर है, तो आगे प्रश्न में हम डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम, फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में, तो इस पर फोकस करना है। तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स है? निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर है। जीएसटी जो है, जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, या फिर आपका एक्साइज ड्यूटी, ये तीनों ही जो है वो प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में नहीं आते हैं। यह अप्रत्यक्ष कर है, आपका इनकम टैक्स जो हो जाता है, यानी कि आयकर आपका प्रत्यक्ष टैक्स है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? उद्योग, कृषि, सेवा या ऊर्जा? तो हम सभी जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी। पहले हमें क्या करना था? भूखमरी दूर करनी थी, बाद में हम उद्योग पर जाते ना। तो पहले हमें क्या करना था? आत्मनिर्भर बनना था, किसमें? खाद्यान्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से क्या तात्पर्य है? अच्छा, मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं, इसे कमेंट में बताइएगा। हालांकि डिटेल्स आपको पता होगी, तो हम डायरेक्टली उत्तर पर चलते हैं। मुद्रास्फीति मतलब होता है कीमतों में लगातार वृद्धि। इन्फ्लेशन दैट मीन्स
जो चीजें लगातार वृद्धि कर रही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भारत का वित्तीय वर्ष किस अवधि को माना जाता है? भारत का वित्तीय वर्ष किस अवधि को माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं अप्रैल से मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को वित्तीय वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अभी हमने डिस्कस किया जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जीएसटी क्या होता है, जिसे देना होता है उस पर नहीं, वो फॉरवर्ड हो जाता है कस्टमर पर। अब दुकानदार पर जीएसटी लगा है, लेकिन जब आप सामान लेने जाते हो तो आप जीएसटी पे करते हो, ये आपको पता है। लेकिन आयकर क्या होता है, जिस पर लागू होता है उसे ही पे करना होता है। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी जानते हैं, भारत का केंद्रीय बजट वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस वक्त कौन है? निर्मला सीतारमन जी। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा किसका अंतर होता है? 4 आपके सामने दिए गए हैं, तो आपको बताना है राजकोषीय घाटा को हम कैसे क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय माइनस कुल आय। कितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं और हमारी इनकम कितनी है, उससे हमें फिस्कल डेफिसिट का अंदाजा लगता है। अगला प्रश्न है डिमांड पुल मुद्रास्फीति किस कारण उत्पन्न होती है? डिमांड पुल मुद्रास्फीति किस कारण उत्पन्न होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से देना है आप लोगों को। इसका उत्तर होने वाला है मांग बढ़ने से। क्या होगा? कुल मांग बढ़ने से डिमांड पुल, डिमांड से ही समझ में आ रहा है कि जब मांग बढ़ती है तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में उस चीज का जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा या फिर उसकी क्राइसिस हो जाएगी। दैट्स वाई डिमांड पुल मुद्रास्फीति है। एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले प्रश्न में पूछा गया था राजकोषीय घाटा किसका अंतर है, तो कुल व्यय माइनस कुल आय बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ होना चाहिए बिना उधार। बिना उधार के जो एक्चुअल अमाउंट है वो आपका राजकोषीय क्या आता है, घाटे में आता है। ठीक है, इसी के साथ चलेंगे हम 14 नंबर प्रश्न, क्रय शक्ति क्षमता किसका मापन करती है? यानी कि आपका पूछा जा रहा है पीपीपी किसका मापन करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है ए, बी, सी या फिर डी। आप सभी इसका आंसर कीजिएगा। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता की क्रय शक्ति बताती है कि पहले आप कितना परचेस कर सकते थे और अभी आप कितना परचेस कर पा रहे हैं सेम अमाउंट में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखी जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में दी जाती है, क्योंकि सीजनल है। आप जब गेहूं बोते हो, उसके बाद गेहूं की कटाई हो जाती है, तो कुछ समय के लिए वो जो इंसान है वो बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि वहां पर आप मौसम के हिसाब से आप कृषि कर रहे हो। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस किससे संबंधित है? स्वास्थ्य, खाद्यान्न वितरण, शिक्षा या परिवहन? तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न वितरण। आप में से बहुत लोग राशन लेने जाते होंगे, राशन की लाइन में लगते होंगे, तो वो किसके थ्रू दी जाती है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू ही प्रोवाइड कराई जाती है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री, क्या पूछ रहा है? प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, आप सभी बताइए। इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। इन शॉर्ट वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मानव विकास संस्था सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे रिपोर्ट्स, ऐसे सूचकांक अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, मानव विकास सूचकांक जो है वो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19, भारत के सकल घरेलू उत्पाद, भारत के सकल घरेलू उत्पाद दैट मीन्स जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? सेवा क्षेत्र का योगदान जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है योजना आयोग। योजना आयोग की जगह किस संस्था का गठन किया गया? तो आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2015 को
बीजेपी सरकार आने के अगले साल ही नीति आयोग को क्या किया गया है, नीति आयोग से योजना आयोग को रिप्लेस किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष स्वयं पीएम हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप सभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे अधिक बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि पर भार जो है वो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको प्रच्छन्न बेरोजगारी भी देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलेगी, मौसमी मिलेगी, मौसमी बेरोजगारी देखने के लिए मिलेगी। तो काफी तरीके बेरोजगारी जो है वो आपको जो है कृषि के क्षेत्र में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्लास आपके फायदेमंद की है, तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर किसे कहा जाता है? 4 विकल्प है, तो आप सभी जानते हैं कृषि को प्राथमिक सेक्टर के नाम से हम जानते हैं। यहाँ लोग कंफ्यूज होंगे आईटी, बैंकिंग, परिवहन में, तो यहाँ पे लोगों का कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, बैंकिंग जो होती है वहां आप कुछ खरीद नहीं रहे, ना ही कुछ बेच रहे हैं, वहां एक तरीके से अगर कुछ दी जा रही है तो आपको सेवा दी जा रही है। तो बैंकिंग को लेकर अक्सर जो है आप कंफ्यूज होते हैं। परिवहन भी आपका क्या आएगा, सेवा क्षेत्र में ही आएगा, क्योंकि आप बस खरीद नहीं रहे हो ना, बस में सेवा, आपको सेवा मिल रही है। तो ध्यान में रखना है, आईटी क्षेत्र भी सेम होता है, आईटी भी आपका सेवा क्षेत्र में आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। एफडीआई से क्या तात्पर्य है, यानी कि इन शॉर्ट पूछा जा रहा है एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एफडीआई का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विदेशी कंपनियों का किसी देश में दीर्घकालीन निवेश। जब विदेशी कंपनियां किसी दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए अमेरिकन कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है लंबे समय के लिए, तो वो एफडीआई के थ्रू ही इन्वेस्ट करेंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर निर्धारित की जाती है? भारत में गरीबी रेखा किस आधार पर निर्धारित की जाती है, इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, उपभोग व्यय के आधार पर जारी की जाती है, यानी कि खपत के आधार पर की जाती है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 25। मुद्रास्फीति लक्ष्य, मुद्रास्फीति लक्ष्य इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में पूछा जा रहा है। कौन निर्धारित करता है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई प्लस केंद्र सरकार, जो कि किसमें होती है? एमपीसी। मैंने आपको बताया था कि एमपीसी एक कमिटी है जो क्या करती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रखती है। एट प्रेजेंट अभी कितना है, 4 ± 2, इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। रेपो रेट किसे कहा जाता है? प्रश्न ये है, बहुत ही सरल है, वन लाइनर, लेकिन अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि रिविजन्स की कमी होती है। और यहाँ पे इन शॉर्ट सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका क्या है, 26 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं। पूछा जा रहा है रेपो रेट किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह दर। क्या पूछ रहा है? वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से उधार लेती है। जब बैंक क्या करती है, बैंक आरबीआई से उधार लेती है, तो उसे हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एसएलआर का पूरा नाम क्या है? मैंने आपसे बार बार कहा कि इकोनॉमिक्स के पेपर में, इकोनॉमिक्स से अगर प्रश्न बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फुल फॉर्म्स का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। पूछा जा रहा है एसएलआर का पूरा नाम क्या है? तो एसएलआर का पूरा नाम है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान में रखना है, वह प्रतिशत जिसे बैंक सोना, नगद, सिक्योरिटी के रूप में रखती है। क्या करती है? यह वह परसेंटेज होता है, क्या होता है? परसेंटेज होता है जिसे बैंक क्या करती है, अपने पास या तो गोल्ड के रूप में रखेगी, या तो लिक्विड के रूप में रखेगी, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में अपने पास रखती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। सीआरआर किसके पास जमा किया जाता है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के पास जमा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 29। पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो हमारा भारतीय स्टेट बैंक जो है, यानी कि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 30।
एनपीए से क्या तात्पर्य है, पूछा जा रहा है एनपीए से क्या तात्पर्य है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से कहा जाता है, यानी कि जिस ऋण पर 90 दिनों तक वापसी ना हो, ऐसा ऋण, मान लीजिए आपने लोन लिया, ठीक है, और 90 दिनों तक, कितना, 90 दिनों तक आपने कोई भी भुगतान नहीं किया है, क्या नहीं किया है, भुगतान नहीं किया, भुगतान नहीं किया, तो आपका ये क्या हो जाता है, ये लोन क्या होता है, ये लोन जो है ये एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए कहलाता है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, मुद्रा ऋण योजना, यानी कि मुद्रा ऋण योजना किसके लिए है, ये एक स्कीम है एक तरीके से मुद्रा, जिसे शॉर्टकट में यहाँ लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हालांकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आने वाले क्लास में सारे फुल फॉर्म्स इकट्ठे करवा दूं तो कमेंट में इसे पिन कीजिए। तो अगला प्रश्न क्या है हमारे सामने, पूछा जा रहा है मुद्रा ऋण योजना किसके लिए है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, छोटे व्यवसायी, यानी कि एमएसएमई व छोटे उद्यमियों के लिए। ठीक है, आपकी मुद्रा ऋण योजना जो है वो लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, निम्न में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन डिजिटल भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, मनी ऑर्डर, यूपीआई हुआ, आरटीजीएस हुआ या एनईएफटी, इसके थ्रू क्या है आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो। मनी ऑर्डर ऐसी चीज है जो कि डिजिटली नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, भारत का प्रमुख आर्थिक सलाहकार, भारत का प्रमुख आर्थिक सलाहकार किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 35, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सा आता है, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सा आता है, तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कृषि आता है, आईटी सेवा और परिवहन, ये तो दोनों ही सेवा क्षेत्र में आ जाते हैं, और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ये किसमें होता है आपका, किस क्षेत्र में आएगा, सेकेंडरी होता है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, द्वितीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है मनी मार्केट किस अवधि के लेन देन का बाजार है, मनी मार्केट क्या पूछा जा रहा है, किस अवधि के लेन देन का बाजार है, तो ये 1 वर्ष से कम अवधि के लेन देन का बाजार है, जहां 1 वर्ष से कम अवधि के लिए लेन देन किया जाता है उसे हम मनी मार्केट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, नोट छापने का अधिकार किसके पास है, नोट छापने का अधिकार किसके पास है, तो हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आपका इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। अगले प्रश्न पर चलते हैं प्रश्न नंबर 38, आईएमपीएस किस प्रकार की भुगतान प्रणाली है, आईएमपीएस किस प्रकार की भुगतान प्रणाली है, तो ध्यान में रखना है आईएमपीएस जो है वो तत्काल भुगतान प्रणाली है। ठीक है, भारत में पहला वास्तविक यानी कि इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम आईएमपीएस, तत्काल भुगतान प्रणाली। अगले प्रश्न पर चलेंगे प्रश्न नंबर 39, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट को घटा देता है। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, एफपीआई किससे संबंधित है, पूछा जा रहा है एफपीआई किससे संबंधित है, तो शेयर बाजार में विदेशी निवेश से संबंधित है, किसमें, अल्पकाल व शेयर बाजार में, जैसे कि हमने एफडीआई पढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक उसी प्रकार एफपीआई जो है वो फॉरेन क्या है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें कुछ समय के लिए अल्पकालिक तौर पर शेयर बाजार में विदेशी निवेश किया जाता है। अगला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, देखते हैं क्या है, केवाईसी का पूरा नाम क्या है, अच्छा आप जब भी बैंक खाता खुलवाने जाते होंगे आपको केवाईसी बोलता है करवाने के लिए, तो पूछा जा रहा है केवाईसी का बहुत लोग अभी तक जानते नहीं होंगे कि फुल फॉर्म है क्या, तो इसका मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू ये केवाईसी कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है बेस रेट कौन निर्धारित करता है, बेस रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो बैंक के द्वारा की जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है सेबी किसे नियंत्रित करता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सेबी के द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है,
तो ध्यान रखिएगा, पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट को नियंत्रित किया जाता है। अभी हमने मनी मार्केट देखा, उसी प्रकार कैपिटल मार्केट का नियंत्रण किसके हाथों में है? सेबी के हाथों में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, बीएसए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? देखिए ये जो टर्म है ना, ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। तो आप सभी जानते हैं इसका उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। पहले मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है म्यूचुअल फंड किससे संबंधित है? म्यूचुअल फंड बहुत लोगों ने कर रखा होगा, बहुतों के फैमिली मेंबर्स ने करवा रखा होगा। तो म्यूचुअल फंड किससे संबंधित है? निवेश से संबंधित है। कई निवेशकों की राशि को बाजार में निवेश किया जाता है। जैसे आपने निवेश किया, उसी तरीके से बहुत सारे लोग जब निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है? आपके पैसे को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करती है और वहां से जो बेनिफिट होता है उसमें से कुछ बेनिफिट वो अपने पास रखती है और कुछ आप लोगों को देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर है सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। मैंने अभी कहा था ना कि जन धन योजना का उद्देश्य क्या था? कहा था सभी को बैंकिंग खाता उपलब्ध कराना। इन शॉर्ट वित्तीय समावेशन उसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है आरटीजीएस में न्यूनतम लेन देन राशि क्या है? आरटीजीएस बहुत लोग करते हैं, तो न्यूनतम मिनिमम कितनी होनी चाहिए राशि? 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित होता है? यूपीआई किस संस्था द्वारा संचालित होता है? तो फटाफट से इसका उत्तर दे दीजिए। इसका उत्तर होने वाला है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न के साथ हम अपना अर्धशतक कंप्लीट करेंगे। 100 में 50 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो आप लोगों को देखना है कि 50 में 50 किसके सही होते हैं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है, कोई और टॉपिक पर आप क्लास चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन के साथ चाहते हैं, तो फटाफट से कमेंट में इसे पिन कर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? मॉर्गेज क्या है? मॉर्गेज क्या होता है? क्या पूछा जा रहा है? मॉर्गेज क्या होता है? तो ध्यान रखना है, मॉर्गेज का मतलब होता है संपत्ति गिरवी रखना। ठीक है, जब आप लोन लेने जाते हो तो कोलैटरल रखते हैं ना, एक तरीके से, वही समझिए। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हमने अभी तक 50 प्रश्न देख लिए हैं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए। बहुत ही वायरल प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में बच्चों को परेशान करते हैं। लेकिन ये क्लास आपका वन शॉट सॉल्यूशन है। बस क्लास को क्या करना है? रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, आपकी इकोनॉमिक्स में पकड़ उतनी बेहतर होती चली जाएगी। तो फटाफट से ज्ञानोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर क्लास की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 51वां प्रश्न है, अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अर्थ क्या है? अवसर लागत का अर्थ क्या है पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोड़े गए सर्वोत्तम विकल्प की लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि बेस्ट अल्टरनेटिव। क्या ढूंढते हैं हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, जैसे हम मार्केट में कोई चीज लेने गए, वहां दो चीजें हैं। अब हमारे अगर हमें उससे बेटर मिल रहा है तो हम क्या देखेंगे? अल्टरनेटिव्स पर जाएंगे कि हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी किससे संबंधित है? यूटिलिटी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, यूटिलिटी जो है वो संतुष्टि से संबंधित है। कोई चीज अगर आप ले रहे हो तो वो आपको कितना सेटिस्फाइड कर रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, परिपूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन में कितने विक्रेता होते हैं? परफेक्ट कंपटीशन में कितने विक्रेता होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो ध्यान रखना है, इसका उत्तर होगा बहुत विक्रेता होते हैं, यानी कि बहुत अधिक। परफेक्ट कंपटीशन तो वही हुआ ना जहां पे बहुत सारे लोग हो। ठीक है, किसी की मोनोपोली ना चलती हो। अगर मोनोपोली होगा, एकाधिकार होगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम होगी, आप मजबूर होंगे हाई प्राइस पे भी चीजें लेने के लिए। तो अगला प्रश्न है एकाधिकार। देखिए अभी हमने बात की और प्रश्न आ गया एकाधिकार यानी कि मोनोपोली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? मोनोपोली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होने वाला है भारतीय रेल, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम इन चारों ऑप्शंस के थ्रू गो थ्रू करते हैं तो उत्तर आपका भारतीय रेल होता है। हालांकि अभी मोनोपोली किसकी चल रही है? इंडिगो की मोनोपोली चल रही है, आप सभी देख रहे हैं। इंडिगो वालों ने क्या कर रखा है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 55। मांग वक्र सामान्यतः कैसा होता है? क्या पूछा जा रहा है? मांग वक्र सामान्यतः कैसा होता है? इसके लिए 4 विकल्प आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट से जिन्होंने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ क्लास को, फटाफट से अपने शेयर कर दीजिए और एक बार बेल आइकन पर क्लिक करके फटाफट से क्लास को सब्सक्राइब क्या कीजिए, ऑल वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ आपका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। आपूर्ति वक्र, आपूर्ति वक्र दैट मीन्स सप्लाई कर्व सामान्यतः कैसा होता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? 56 नंबर, ऊपर की ओर झुका। ठीक है, ध्यान रखना है, ऊपर की ओर झुका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ध्यान रखना, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जो है वो आपूर्ति कर्व होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। उत्पादक अधिशेष का अर्थ क्या है? उत्पादक अधिशेष का अर्थ क्या है? बाजार कीमत, न्यूनतम स्वीकार्य कीमत। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है? उत्पादक अधिशेष, प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर सरप्लस है तो क्या होगा? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर, यानी कि बाजार कीमत, न्यूनतम स्वीकार्य कीमत। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। मांग की लोच, मांग की लोच यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका मापन करती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका मापन करती है? तो ध्यान रखना है, कीमत बदलाव, कीमत परिवर्तन के लिए के प्रति प्रतिक्रिया देती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 59। घटते प्रतिफल का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस पर लागू होता है? 59 नंबर प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। प्रश्न नंबर 60वां देखते हैं। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ए, बी, सी या फिर डी। 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर रखे गए हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन की लागत। ठीक है, यानी कि आप एक्स्ट्रा उत्पादन करने के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दैट इज। अगला प्रश्न है आईएस वक्र, इस वक्र किससे संबंधित है? आईएस वक्र किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वस्तु बाजार से संबंधित है। अगला प्रश्न है एलएम वक्र, एलएम वक्र किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? लिक्विडिटी, आपका धन बाजार हो जाएगा एक्चुअली में, इन शॉर्ट में अगर कहती हूं मैं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई से संबंधित है। अगला प्रश्न है जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात होता है? जीडीपी डिफ्लेटर किसका अनुपात होता है? नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इंटू 100। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न है, तो हर एक प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर है, लेकिन वन लाइनर प्रश्न ही इकोनॉमिक्स के हमें टेंशन देते हैं। इसका उत्तर क्या होने वाला है? स्टैगफ्लेशन में क्या होता है पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? 64 का ऑप्शन ए, कीमतें बढ़ती है और उत्पादन घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न है डेप्रिशिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिशिएशन किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है पूंजी का क्षय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पूंजी का विनाश हो रहा है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाती है? बेरोजगारी दर कैसे निकाली जाती है? तो ध्यान रखना, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगार बटे श्रम बल। अगला प्रश्न है लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 67 नंबर का। इसका उत्तर क्या होने वाला है? जब ब्याज दर शून्य हो, लगभग क्या हो? शून्य हो। अगला प्रश्न है फिलिप कर्व, फिलिप कर्व किस संबंध को दर्शाता है? फिलिप कर्व किस संबंध को दर्शाता है? देखिए, लिक्विडिटी ट्रैप में होता क्या है, इंटरेस्ट रेट जीरो होने पर भी लोग सेविंग्स नहीं बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो फिलिप्स कर्व किस संबंध को दर्शाता है पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? मुद्रास्फीति माइनस बेरोजगारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 69, मल्टीप्लायर किससे संबंधित है? मल्टीप्लायर किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है निवेश से संबंधित है। प्रश्न नंबर 70 है राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? तो राजकोषीय नीति केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 71, मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुद्रा नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित करना, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 42 है सब्सिडी देने का उद्देश्य क्या है? सब्सिडी किस लिए प्रोवाइड की जाती है? कीमतों को कम करने के लिए। अगर किसी चीज की कीमत बढ़ी हुई है तो सरकार अपने तरफ से सब्सिडी दे करके उसकी कीमत को मेंटेन करने की कोशिश करती है ताकि उपभोक्ता जो है उसे इस्तेमाल कर सके। अगला प्रश्न है 73, एमपीसी प्लस एमपीएस का मान कितना होता है? एमपीसी प्लस एमपीएस का मान कितना होता है? 73वां प्रश्न है, तो इसका याद रखिएगा, इसका उत्तर होता है 1। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा चरण है? पूंजी निर्माण कौन सा चरण है? तो ये सभी बचत हो, निवेश हो, उत्पादन हो, ये सभी पूंजी निर्माण के कैपिटल फॉर्मेशन का तरीका है, यानी कि उसके चरणों में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है एनएनपी कैसे निकाला जाता है? एनएनपी पूछा जा रहा है नेट नेशनल इनकम के बारे में, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को आंसर देना है, यानी कि जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन। ग्रॉस यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से आप मूल्यह्रास को घटा देते हो तो आपका नेट यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकल आता है। अगला प्रश्न है आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रश्न पूछा है यूपीएससी के एग्जाम में। देखिए यूपीएससी के एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, तो अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है, और सेम प्रश्न है, विकल्पों पर हम गौर करते हैं। विकल्प आपसे पूछा जा रहा है 4, तो इसका उत्तर क्या है? भुगतान संतुलन सहायता देना। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्ल्ड बैंक किस प्रकार के ऋण प्रदान करता है? ये प्रश्न भी पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये प्रश्न वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड ना पूछ करके आईएमएफ से रिलेटेड पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होगा दीर्घकालीन विकास ऋण प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक, वहीं आईएमएफ क्या करता है? अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78वां, डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो इसका उत्तर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार विवाद को सुलझाना। इसकी स्थापना कब हुई है? 1995 में हुई है, 1 जनवरी 1995 में की गई है। किस संस्था को रिप्लेस करके किया गया है? तो गेट को रिप्लेस करके किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि गेट में सिर्फ आपके क्या थे? गुड्स थे, लेकिन डब्ल्यूटीओ में सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है अगर किसी देश की मुद्रा का मूल्य घटता है तो क्या होगा? अगर किसी देश की मुद्रा का मूल्य घटता है तो क्या होगा? तो ध्यान रखिए, किसी देश की मुद्रा का मूल्य घटेगा तो निर्यात सस्ता होगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 80, बीओपी का पूरा नाम क्या है? बीओपी का पूरा नाम क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो बीओपी का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, भारत का विदेशी व्यापार किस मंत्रालय के अधीन होता है? गृह मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर किस पर बढ़ते हैं हम? 82 पर पूछा जा रहा है इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का मुख्य उद्देश्य। इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आयात को महंगा करना, आयात को सस्ता करना, निर्यात रोकना या आयात बढ़ाना? इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का मतलब है एक तरीके से आयात को महंगा करना। ठीक है, ताकि भारत के जो प्रोड्यूसर्स है उनके साथ कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बनी रहे, प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अगर आयात सस्ता होगा
तो लोग जो भारत में उत्पादित हो रही हैं उससे परचेज नहीं करेंगे और उससे यहाँ के जो निवेशक है, यहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, उनको नुकसान होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? पेट्रोलियम उत्पाद, हीरा, सोना या दालें? ये आप लोगों को मैं होमवर्क देती हूँ, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी रोजगार योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना या उज्ज्वला योजना? तो आप सभी जानते हैं मनरेगा, ठीक है। मनरेगा जो है वो सबसे बड़ी योजना है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि सुधार, उद्यमिता को बढ़ावा देना, सड़क निर्माण या बैंकिंग सुधार? तो स्टार्टअप इंडिया नाम से पता चल रहा है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो छोटे व्यवसायों को ऋण देने के लिए मुद्रा योजना लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री किसान योजना में किसान को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलती है? तो ध्यान रखना है, प्रति वर्ष 6,000 की राशि मिलती है, 3 किस्त में। कितने? 3 किस्त में मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना किससे जुड़ी है? एलपीजी गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, सड़क निर्माण या छात्रवृत्ति? तो आप सभी जानते हैं एलपीजी गैस कनेक्शन से जुड़ी हुई है। प्रश्न नंबर 89 है, आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, श्रमिकों को सहायता देना, सड़क निर्माण या बिजली सुविधा? नाम से पता चल रहा है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 90 है, स्किल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कौशल विकास प्रशिक्षण देना, कृषि सुधार, सड़क निर्माण या परिवहन? तो इसका उत्तर क्या है? कौशल विकास प्रशिक्षण देना। तो देख रहे हैं इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आपसे बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। अभी तक शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सब इसका बेनिफिट ले सके, और बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, ई नाम किससे संबंधित है? ई नाम किससे संबंधित है? कृषि बाजार का डिजिटलीकरण से संबंधित है, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब, इट्स अ एग्जाम टाइम, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा? आप सभी को इसका उत्तर भी देना है क्योंकि मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस कार्यक्रम है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद कौन सा है? चावल, गेहूं, गन्ना, दालें? क्या होने वाला है इस प्रश्न का उत्तर? सबसे ज्यादा क्या उत्पादित होता है? चावल, गेहूं, गन्ना, दालें? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, चावल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 94, भारत में डिसइन्वेस्टमेंट कौन करता है? विनिवेश किसके द्वारा किया जाता है? रेलवे के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या सिडबी के द्वारा? इसका उत्तर क्या होने वाला है? एक्चुअली में यहाँ देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे तो इसका उत्तर होगा सरकार के द्वारा, यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है। प्रश्न नंबर 95, भारत का पहला कैशलेस गांव कौन सा घोषित हुआ? भारत का पहला कैशलेस गांव, इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से बताइए। ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? 4 विकल्प है, धनौरी, धसई, जयपुर या नागपुर? इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए अगर हम बात करें गांव की, ठीक है, ऐसे तो गुजरात आपका है, ठीक है, काफी सारे गांव हैं, बट फर्स्ट कौन सा है? अकोदरा है, गुजरात का है ये, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर हम ऐसे बोले तो आप क्या समझ सकते हो? धसई जो है, ऑप्शन के अनुसार हम जाते हैं तो धसई इज द करेक्ट आंसर। हालांकि इसका उत्तर होना चाहिए था गुजरात का अकोदरा। अगला प्रश्न है, पीएलआई योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएलआई योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, कर सुधार, स्वास्थ्य सुधार, रेलवे सुधार? उत्तर क्या होगा? विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 97 है, भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र, कृषि, खनन या रेलवे? तो सभी इसका उत्तर जानते हैं, सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, भारत का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? भारत सबसे अधिक निर्यात किसे करता है? तो ध्यान रखना है, अमेरिका को करता है। अगला प्रश्न है, एसएसआई का पूरा नाम क्या है? एसएसआई का पूरा नाम क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है?
ए, बी, सी या फिर डी? फटाफट से आंसर कर दीजिए। तो इसका उत्तर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, SSI। ठीक है, अगला प्रश्न है और हमारे एक सेशन का अंतिम प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष। हमने डिस्कस किया आज के सेशन में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूं। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है ताकि पता चले कि आप कितने फोकस के साथ क्लास को कर रहे थे। ठीक है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि आप कितने फोकस के साथ क्लास को कर रहे थे। तो फटाफट से जिन्होंने क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए डू नॉट डिस्टर्ब वाला जो है आपका लोगो, उसे आप जारी रखें। तो हम यही क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।